तो लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में देखोगे, जो सीबीएसई का स्टूडेंट है वो ओनली जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेटलर्जी नहीं आ रहा है, बट नीट एंड जेई के लिए हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको तो सारा पढ़ना है, जितना भी सिलेबस में चैप्टर है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो आप, हम मान के चल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का नीट एंड जेई का, मेरा फोकस नीट एंड जेई मेन एडवांस पे है, और साथ में बोर्ड हमारा कंप्लीट होता जाएगा, तो हम तो सारा चीज पढ़ाएंगे, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से बोर्ड में हटा दिया हो, बट नीट में तो आएगा, जेई में तो आएगा, और हम उसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट करके भी आए हैं जिनका नाम ले चुके हैं। देखिए, चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। 1 का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है व्हाई थैलियम एक्ट्स एज अल्कली मेटल्स, क्यों थैलियम एक्ट करता है अल्कली मेटल्स की तरह। तो देखिए, अल्कली मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, अल्कली मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है। तो अल्कली मेटल्स में क्या क्या होता है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लीना के रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये आपका अल्कली मेटल्स। अब देखिए, अल्कली मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है कि ये जो सारा का सारा अल्कली मेटल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपको पता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता है अपने से, प्रोडक्ट अगर बनाना है या फिर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनेगा तभी तो आगे जाके कुछ प्रोडक्ट निकलने वाला है, बनने वाला है, या बॉन्ड टूटेगा या बनेगा। तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अपने से जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्यों करता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट या डिवाइड कंप्लीट कर चुके। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, राइट। तो करने के केस में क्या होता है ना, +1 चार्ज आ रहा है, तो हम करें जब +1 वाला है तो वो अल्कली मेटल्स में आ रहा है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1। अब सवाल है कि थैलियम, तो थैलियम किस में आ रहा है, बोरोन फैमिली में है ना, वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद रखने का तरीका आपको बता चुके हैं, अभी बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर आप देखोगे ये यहां से इंडियम तक का, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, और थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप ध्यान से देखिए, अब होगा क्या बेसिकली, अब थैलियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, थैलियम क्या शो करता है, थैलियम शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो थैलियम क्या हैवी एलिमेंट, आपको बता चुके हैं हैवी एलिमेंट है, और थैलियम हैवी एलिमेंट है, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। बाकी सबके लिए क्या होता है, गैलियम से लेकर के सारे के लिए क्या होता है, +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। पर थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे +1 है, तो इन द सिमिलर वे अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबल होने के लिए, तो यहाँ भी +1। तो क्या दोनों का दोनों लगभग क्या है, सेम है। तो इसी कारण दैट इज व्हाई थैलियम एक्ट्स एज लाइक अल्कली मेटल्स। अब आया, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो +1 इसकी वजह से ये भी करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन GaCl2। अगर आप देखेंगे ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए GaCl2 की अगर बात करें तो GaCl2 में जो हमारा गैलियम है, ये गैलियम कितना में है, +2 में है। बट गैलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। और है यह क्या, +2 में है। तो GaCl2 क्या करेगा, डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता, क्योंकि गैलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, +3 होता है। तो क्या +2 एग्जिस्ट करेगा क्या, तो GaCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब स्टेबल होने के केस में ये चाहता है, GaCl2 में जो गैलियम है वो चाहता है कि हम स्टेबल हों। इसके लिए स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये डायमराइज करता है। तो डायमराइज करने पे क्या करेगा, डायमराइजेस क्या करेगा, डायमराइजेस। तो GaCl2 +2 में था, लेकिन होता है स्टेबल +3 में। या तो +1 होगा या तो +3 होगा, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है गैलियम का। तो स्टेबल +3 होता है, या तो +1 होगा या तो +3 होगा, +2 तो नहीं होगा। इसी वजह से GaCl2 तो एग्जिस्ट नहीं करता। बट हमारा सवाल है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन GaCl2। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखने पे तो सीधा सीधा बच्चा क्या गलती करता है, अच्छा क्लोरीन का -1 तो -1 -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। लेकिन गैलियम का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्या गैलियम स्टेबल हुआ, क्या अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, आपको डायमराइज करना पड़ेगा। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको सारा का सारा कवर करा चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग में डायमराइजेशन पढ़ा चुके हैं, पॉलीमराइजेशन पढ़ा चुके हैं। क्यों करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है, सिंपल सी बात है। तो स्टेबल होने के लिए डायमराइज करता है। तो जब वो डायमराइज करेगा तो किस में चला जाएगा, Ga2Cl4 में चला जाएगा। जब ये Ga2Cl4 में जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, GaCl2। तो गैलियम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका +1 में हो गया, और यहाँ जो गैलियम है वो +3 में हो गया। तो देखिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप ध्यान से देखिए, गैलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो गया, +1 एंड +3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, +1 एंड +3, राइट। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन का डिस्कशन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, ये VVI क्वेश्चन है, VVIP है, VVIP क्वेश्चन है ये, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब चलिए अपन लोग चलते हैं रिएक्शन ऑफ बोरोन फैमिली। अब आते हैं बोरोन फैमिली का रिएक्शन। क्या क्या रिएक्शन आपको पढ़ना है, O2 के साथ रिएक्शन पढ़ना है, N2 के साथ पढ़ना है, H2O के साथ पढ़ना है, हैलोजन के साथ रिएक्शन पढ़ना है। अब O2 के साथ रिएक्शन देखते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको पूरे चैप्टर में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक 4 से 5 रिएक्शन सीधा सीधा आपको रटने का मिलेगा। बाकी हम आपको याद रखने का सारा तरीका बताएंगे, बस आपको काम है रेगुलर बेसिस पे करते जाइए, पढ़ते जाइए, मजा आने वाला है आगे, नहीं तो फिर आगे का रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही मजा आने वाला है। और CBSE क्लास 12 का रिजल्ट भी आया, मेरे बच्चे काफी अच्छे किए हैं केमिस्ट्री में और काफी अच्छा मार्क्स आया उनका, राइट। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। 2021 में 2021 में आप लोग भी हमको खुशखबरी सुनाइए, सर इतना आया, अच्छे से आया। तो अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो अच्छा नंबर आएगा। तो आज 13 जुलाई 2020 है और आज CBSE क्लास 12 का रिजल्ट रिलीज हुआ और बहुत सारे बच्चे अच्छे किए हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन विथ O2 आपको रटना नहीं है कि
बोरोन O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो B2O3। क्या करना है आपको, बोरोन है ना, और क्या है, ऑक्सीजन है, तो बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ऑक्सीजन का -2, तो सामने लिख दीजिए 3 और क्या लिख दीजिए 2। क्या करना है आपको, क्रिस क्रॉस नहीं तो करना है भाई, क्या करना है, कैंची चला दो, कैंची चला दो। जब आप कैंची चलाओगे तो क्या हो जाएगा, B2O3 आ रहा है समझ में। फिर क्या आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ऑक्सीजन का -2, सामने लिख दो 3, सामने लिख दो 2, क्रिस क्रॉस कर दो। कैंची ही तो चलाना है आपको, कैंची ही तो चलाना है आपको, कैंची ही चलाना है आपको। जब आप कैंची चलाओगे तो क्या आ जाएगा, Al2O3। वेरी सिंपल, क्या रखने का आवश्यकता है क्या। अब थैलियम के केस में देख लो, इंडियम के केस में भी क्या होगा, वही होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो इंडियम का +3 उसका 2, तो इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, तो इंडियम क्या हो जाएगा In2O3। तो इंडियम के साथ भी क्या होगा, थैलियम के केस में ये देखिए थैलियम, थैलियम आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से देखिए पहला जो है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब थैलियम यहाँ पे एरो लगाया गया है, इसका मतलब थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, तो थैलियम का +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो थैलियम 1 और ये 2 क्रिस क्रॉस करिए, कैंची चला दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कपड़ा सिल जाए, मीन्स प्रोडक्ट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cl2O। तो ये आपका हो गया। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो देखिए क्या हमारा रिएक्शन विथ O2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या जंप किया जाए रिएक्शन विथ N2 पे, बोलिए। आप लोग का फैसला तो वहां है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा लाइन दिया है जहां से सवाल आ सकते हैं। देखिए रिएक्शन विथ O2 का 60% अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट 40% जो इम्पोर्टेंट है, यही तो फायदा है एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे पढ़ने का, कि आपको 100% कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आधा अधूरा नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा जितना आपके सिलेबस में उस चीज से रिलेटेड। तो 40% बचा हुआ है। 40% में क्या है, आप देखिए ध्यान से, थ्योरेटिकल फैक्ट्स एनसीईआरटी लाइन आपको बता रहे हैं रिएक्शन विथ O2 का। देखिए फैक्ट्स क्या है कि इम्प्योर बोरोन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बोरिक एसिड बनाएगा B2O3, बट प्योर बोरोन लोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये तो एक फैक्ट हमारा हुआ। क्या लेना है, प्योर बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट ऑल, राइट। तो इम्प्योर बोरोन ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, इम्प्योर बोरोन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, बोरिक एसिड बनाएगा। उसी टाइप से जो हमारा एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, बट वो फर्दर जब Al2O3 बना लेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा, तो वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि एल्युमिनियम क्या हो जाता है, बिकम पैसिव, एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव, वो पैसिव होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स लेयर। बेसिकली होता क्या है ना कि एल्युमिनियम था और ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एल्युमिनियम को ऑक्साइड बनाया, वो फर्दर रिएक्ट करता, फिर से करता, लेकिन फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है एल्युमिनियम। इसी की वजह से क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना लेता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब देखते हैं कि कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, उसी को कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम में, आप ध्यान से देखिए, एक बहुत ही वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड एंड थिक लेयर, एक चौड़ा सा लेयर बन जाता है किसका, Al2O3 का। ये देखिए ये आपका एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम पे एक चौड़ा सा ये एक हार्ड, ये आपका ये एक हार्ड और थिक, एक हार्ड एंड थिक लेयर किस पे बन गया, ये जो आपका एल्युमिनियम है। तो ये एल्युमिनियम था, इस एल्युमिनियम पे हार्ड एंड थिक लेयर बन गया। अब क्या होगा, जो Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना वो फर्दर एयर के साथ नहीं करेगा रिएक्ट। तो अब एयर देखिए, पहले तो एयर के साथ रिएक्ट किया,
तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया। तो जो ये हार्ड एंड थिक लेयर बनाया, तो इस एल्युमिनियम पे हार्ड एंड थिक लेयर बन जाने की वजह से किसका हार्ड एंड थिक लेयर बना, बताइए। देखिए हुआ क्या बेसिकली, आप ध्यान से समझिए। आपके पास एल्युमिनियम था, वो हवा के साथ मीन्स O2 के प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लिया। जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया तो एक एल्युमिनियम, जो आपका एल्युमिनियम था, उस एल्युमिनियम पे एक हार्ड एंड थिक लेयर बन गया। किसका बन गया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 का एक हार्ड एंड थिक लेयर बना लिया। ये वाला ब्लैक वाला हार्ड एंड थिक लेयर बना लिया। अब जब ये हार्ड एंड थिक लेयर बना लिया तो क्या इसमें एयर पेनिट्रेट करेगा, मीन्स एयर अब इसमें जाएगा, क्या वो ऑक्साइड फिर से फर्दर बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। तो अब एयर पेनिट्रेट नहीं करेगा Al2O3 के लेयर पे, तो इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि अब जो ये एल्युमिनियम होगा वो फर्दर कोरोजन नहीं होगा, मीन्स कोरोजन जो आपका जंक लगता है, तो अब एल्युमिनियम में जंक नहीं लगने वाला। क्यों नहीं एल्युमिनियम में जंक लगता है, रीजन क्या है, आपको अभी जस्ट बताया हमने। क्योंकि एल्युमिनियम और एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हुआ, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया और उस एल्युमिनियम पे एक थिक लेयर किसका बना लिया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड का। अब वो क्या करेगा ना, ऊपर से फर्दर एयर को पेनिट्रेट नहीं करने देगा। अब एयर जब उसमें पेनिट्रेट करने ही नहीं देगा तो क्या करेगा, दिस प्रिवेंट एल्युमिनियम फॉर फर्दर कोरोजन, राइट, दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम कोरोजन। तो ये आपका प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का सरफेस है, ये ब्लैक वाला प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस है, और ये आपका एल्युमिनियम था जो ग्रीन से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना, इंडियम और थैलियम भी लेस अफेक्टेड होता है बाई ऑक्सीजन से, बनाता है ऑक्साइड बनाता है बस, तो लेस अफेक्टेड होता है। इंडियम एंड थैलियम आर वेरी लेस अफेक्टेड बाई ऑक्सीजन, होता है बनाता है फर्दर ऑक्साइड बनाता है बट लेस अफेक्टेड होता है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ N2। रिएक्शन विथ O2 कंप्लीट कर चुके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ N2। देखिए जब N2 के साथ रिएक्ट करेगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं ना, एक एक करके सारे फैमिली को निपटाएंगे। तो पहले बोरोन फैमिली तो कंप्लीट करें तभी तो कार्बन फैमिली पे आएंगे। अभी बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बोरोन फैमिली का ही रिएक्शन करेंगे अपन लोग। तो जब बोरोन फैमिली में क्या क्या आता है, बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है। तो जब बोरोन N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, बोरोन का नाइट्राइड बनाएगा। जब एल्युमिनियम N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनेगा। कैसे बनाएगा, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और नाइट्रोजन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या साइन है वो मत लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये 3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3। आपको क्या करना है, सिर्फ कैची तो चलाना है। तो आप जब कैची चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से Bn बन गया। फिर यहां से एल्युमिनियम जब N2 के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और N2 का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो आप यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 3 और यहाँ भी 3। आपको सिर्फ क्या करना है, कैची चलाइए और यहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो क्या आ जा रहा है, Ln एल्युमिनियम का नाइट्राइड आ जा रहा है। तो बन गया ये 2। अब बचा 3, क्या बचा, गैलियम बचा, इंडियम बचा, थैलियम बचा। तो गैलियम N2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। रीजन क्या है, क्यों नहीं करता, व्हाट इज द रीजन, सिर्फ कहने से तो नहीं मान लेंगे, क्या है रीजन बताइए। देखिए रीजन क्या है कि जो आपका गैलियम है और N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। जब आप N2 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो N2 का हाई है। तो जो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और गैलियम का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि इसका बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तोड़ सके, तो इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाता। इंडियम का भी वही हाल है,
वो भी N2 के साथ नहीं करता, सेम रीजन है। थैलियम भी नहीं करता, सेम रीजन है, तो इसीलिए रिएक्शन नहीं कर पाता। अब आइए नेक्स्ट Bn। तो Bn को क्या कहते हैं, बोरोन नाइट्राइड। और यही Bn अगर मल्टीपल टाइम्स आके जुड़ रहा है, डायमराइज हो रहा है, पॉलीमराइज होगा, बस जुड़ता जाएगा, है ना, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में सिर्फ यहाँ छोड़ दिए तो खत्म हो गया, वो खत्म ही नहीं होगा। आप यहाँ से इनफाइनाइट दूरी तय कर लेंगे फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला। तो अगर बोरोन नाइट्राइड को अगर आप मल्टीपल टाइम्स, जो Bn का बॉन्ड है, बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ये अगर मिनिमम कितना चाहिए आपको, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिनिमम 3 बॉन्ड चाहिए आपको। Bn का मिनिमम 3 बॉन्ड चाहिए इनऑर्गेनिक ग्राफाइट बनाने के लिए। तो इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, तो बोरोन नाइट्राइड से इनऑर्गेनिक ग्राफाइट तभी बनेगा जब x ग्रेटर और इक्वल टू 3, x ग्रेटर और इक्वल टू 3, या तो x कम से कम 3 हो जाए, या तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 होगा। तो अगर मिनिमम आ गया तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। बट यहां पे आप जो विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं ये 2D में है। जब आप इसको 3D में देखोगे तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। उस लेयर स्ट्रक्चर जब आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी वजह से जो ग्राफाइट होता है क्या होता है, स्लिपरी आपको होता है। यहां पे लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखिए यहां पे, यहां से ये Bn का बॉन्ड, फिर इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, और फिर क्या जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा ये Bn का बॉन्ड। तो मिनिमम 3 आएगा, कम से कम 3 होना चाहिए इनऑर्गेनिक ग्राफाइट को अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो, राइट। तो चलिए नोट करिए इसको, आगे देखते हैं। तो जो हमारा बोरोन नाइट्राइड बना कैसे, जब बोरोन नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया तो बोरोन नाइट्राइड बना। अब उस बोरोन नाइट्राइड जो बना उसका हाइड्रोलिसिस करना है, मीन्स पानी के साथ अब रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो बोरोन नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराना है, तो जरा देखते हैं होता क्या है। देखिए बोरोन नाइट्राइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, उसमें पानी डालोगे, तो जो बोरोन नाइट्राइड होगा वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, BOH का होल थ्राइस प्लस NH3 गैस। बेसिकली वो बना कैसे, आप ध्यान से देखिए। देखिए बोरोन और नाइट्रोजन है आपके पास, तो आपको पता है कि बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है। अब साथ में आपने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया H2O, तो जो H2O है, H2O से क्या निकला, H2O से H+ और OH- रिलीज होगा। तो H+ और OH- में टूटेगा, H2O से H+ और OH- में टूटेगा, तो जो OH- है वो किसके साथ आके कंबाइन होगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आके आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो ये और N3 के साथ H+, तो ये इसके साथ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से BOH का होल थ्राइस बना लेगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, ये NH3 बना लेगा, राइट। क्रिस क्रॉस करोगे यहाँ से इस दोनों को, N और H+ को, तो N और H को करोगे और OH को करोगे, तो क्या हो जाएगा, जो बोरोन नाइट्राइड था वो H2A के साथ जब हाइड्रोलिसिस आपने कराया तो क्या बनाया, BOH का होल थ्राइस, ये बनाया एक। तो ये है आपका BOH का होल थ्राइस, और दूसरा क्या है, NH3, राइट। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर हम क्या पढ़ रहे हैं, बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं। तो बोरोन फैमिली का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए नो एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बोरोन फैमिली से। बोरोन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो बोरोन फैमिली से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है
जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो डिपेंड करता है कि जो वाटर है वो हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। तो अगर ठंडा है तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर पानी गर्म है, अगर पानी को हम गर्म कर दें, ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, बोरोन फैमिली का कोई भी एलिमेंट, हम क्या कर रहे हैं, बोरोन फैमिली का कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, लेकिन कंडीशन क्या है, वाटर ठंडा होगा। अगर वाटर को हम गर्म कर दिए फिर रिएक्शन करवाना शुरू कर दिए तो रिएक्शन होगा, और सिर्फ किसके साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ होगा। तो एल्युमिनियम जब कोल्ड वाटर में था तो रिएक्शन नहीं किया, जब वही हॉट वाटर में आया तो हॉट वाटर में है तो यहाँ से H2O, तो हॉट वाटर के साथ जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ से अगर हम H2O को हीट करके निकाल दे तो क्या बन जाएगा, Al2O3, और साथ में H2 गैस रिलीज होगा। ये H2 गैस कहाँ से आ गया, सवाल ये है ना, H2 गैस कहाँ से आ गया। तो देखिए मेटल का क्या होता है टेंडेंसी, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आप देखते हैं कि दुनिया का कोई भी मेटल है, अगर कोई भी मेटल है वो पानी के साथ या आपका एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पॉपिंग साउंड में H2 गैस रिलीज करेगा। जैसे मान लीजिए किसी बॉक्स में मेटल नॉन मेटल रखा हुआ है, अब हमको पहचानना है कि क्या वो मेटल है क्या वो नॉन मेटल है, एक अननोन एलिमेंट रखा हुआ है, और वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। हमको पहचानना है कि क्या वो मेटल है क्या वो नॉन मेटल है। तो कैसे पहचानोगे, लेबोरेटरी में आप जाओगे, आप देखोगे कि उसको रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ या एसिड या बेस कुछ भी लोगे, उसके साथ जब आप रिएक्ट कराओगे उस मेटल को, तो रिएक्ट करने के बाद अगर H2 गैस रिलीज किया देन इट इज कॉल्ड मेटल होगा, राइट? तो ये था आपका रिएक्शन। तो ये लिखा गया है कि बोरोन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हॉट वाटर के भी साथ नहीं करेगा, हॉट वाटर भी करेगा तो ओनली एल्युमिनियम के साथ करेगा, बाकी इसके साथ नहीं करेगा। इसके साथ भी नहीं रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा। सिर्फ एल्युमिनियम के साथ कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन नहीं होगा, वो भी सिर्फ एल्युमिनियम के साथ होने वाला है, वो भी किसमें होगा, हॉट वाटर में। और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। तो चलिए नोट करिए, फटाफट से आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोरोन फैमिली का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ। देखिए अभी हमने क्या देखा, बोरोन फैमिली का रिएक्शन हमने O2 के साथ कंप्लीट कर लिया, फिर N2 के साथ कंप्लीट कर लिया, फिर वाटर के साथ H2O के साथ कंप्लीट कर लिया। अब जो है बारी एसिड और बेस के साथ अगर बोरोन फैमिली रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर बोरोन फैमिली एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले तो आप जानिए कि बोरोन आपका क्या है, मेटलॉइड है, एल्युमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक। देखिए इस ब्लॉक में आपको पढ़ा है, याद रखने का तरीका कि एम्फोटेरिक कौन कौन सा होता है, सुनो लेड जिन सालिया मीन्स SnPb Zn और एल्युमिनियम, SnPb जिंक एल्युमिनियम, ये सारा का सारा क्या है, एम्फोटेरिक है। तो एल्युमिनियम आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम आपका एम्फोटेरिक है। गैलियम भी क्या है आपका, गैलियम मेटल्स है। इंडियम क्या है आपका, मेटल्स है। थैलियम क्या है आपका, मेटल्स है। अब मेटल्स देखिए, मेटल जो होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आगे देखते हैं अपन लोग, हमको पता हो गया कि बोरोन क्या है, मेटलॉइड है, एल्युमिनियम क्या है, जो एम्फोटेरिक है। पता है आपको एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर, मतलब दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है। तो एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। तो एम्फोटेरिक ऐसा एलिमेंट होता है जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम करता है। तो यही लिखा गया है कि अब एम्फो दोनों की तरह काम करता है तो एम्फोटेरिक रिएक्ट करेगा दोनों के साथ, अगर वो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यही तो लिखा गया है। तो मेटल्स बेसिक नेचर का होता है इसलिए रिएक्ट करेगा किसके साथ, और मेटल्स बेसिक नेचर का होता है तो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ।
बोरोन फैमिली का रिएक्शन विद एसिड बेस के साथ, एसिड बेस के साथ आप देखिए ध्यान से, बोरोन नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट अगर कंसंट्रेटेड ले ले बोरोन तो वो करेगा, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन नॉर्मल एसिड के साथ नहीं करेगा और ना ही नॉर्मल बेस के साथ बोरोन रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम अगर एसिड है और बेस है तो एल्युमिनियम क्या है आपका, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक है तो एल्युमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है तो एल्युमिनियम बेस के भी साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा कौन, एल्युमिनियम। गैलियम इंडियम थैलियम ये मेटल है, तो गैलियम इंडियम थैलियम मेटल है, तो मेटल बेसिक नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा तो किसके साथ, गैलियम एल्युमिनियम, गैलियम इंडियम और थैलियम, तो गैलियम इंडियम थैलियम मेटल है। अब मेटल का तो बेसिक नेचर होता है, तो बेसिक है तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, बेस तो बेस के साथ नहीं करने वाला, सेम चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो मेटल्स था, बेसिक नेचर था, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो वही तो लिखा गया है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये तीनों गैलियम इंडियम एंड थैलियम। समझ में आया? नेक्स्ट देखते, अब एल्युमिनियम का रिएक्शन देखते हैं जरा। अगर एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ करेगा तो LCl3 प्लस H2 बनाएगा। कैसे बना रहा है आप ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम +3 में होता है क्लोरीन Cl माइनस, आपको क्या करना है, कैंची तो चलाना है, जब आप कैंची चलाओगे तो ये एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, Al और Cl में 3 हो जाएगा, क्रिस क्रॉस, तो AlCl3 याद आ रहा है। देखिए हमेशा क्रिस क्रॉस से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, वो तब मिलेगा जब आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट का होता क्या है। तो अगर आपको पता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप क्रिस क्रॉस करते हो तो 100% आंसर आएगा, बट ध्यान रहे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है भी या नहीं है ना। देखिए रिएक्शन ऑफ गैलियम इंडियम थैलियम, तो गैलियम इंडियम थैलियम का रिएक्शन आप करोगे तो गैलियम का रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराओगे तो वही होगा, गैलियम +3 होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्लोरीन -1 तो GaCl3 बन जाएगा, इंडियम +3 में होता है और Cl -1 में होता है, जैसे TlCl3 ले लिया, तो थैलियम का +1 होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 स्टेबल होता है, और क्लोरीन का देखिए थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है और क्लोरीन का -1, तो TlCl3 बनेगा, नहीं TlCl बनेगा, क्या बनेगा, TlCl बनेगा, और इसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो TlCl3 बनेगा। अब आते हैं बोरोन का रिएक्शन, तो बोरोन का रिएक्शन अगर आप, बोरोन क्या है, मेटलॉइड है, अगर आप बोरोन का रिएक्शन नॉर्मल एसिड के साथ करा रहे हो तो रिएक्ट नहीं करेगा, अगर बोरोन का रिएक्शन नॉर्मल बेस के साथ कराओगे फिर भी नहीं करेगा, अगर बोरोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस के साथ कराओगे तो वो रिएक्शन धड़ से कर लेगा, क्योंकि अब एसिड को क्या करना है, एसिड को आप ताकतवर बना दिए ना, अब वो ताकतवर बन गया, मींस कंसंट्रेटेड कर दिए, हम एसिड को कंसंट्रेटेड कर दिए, एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे यहाँ बोरोन है कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एसिड जितना भी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे पता लग रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ बोरोन अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया है तो उसमें पढ़ाया गया है, तो 0 होता है, और यहाँ से जब वो रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनाएगा, H3BO3, और यहाँ पे क्या है +3 में है बोरोन, तो 0 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, ऑक्सीडाइज करेगा वो, बोरोन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बोरोन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेगा, जब इसके साथ करेगा तो क्या बनाएगा, H3BO3 + SO2 गैस, तो क्या होगा यहाँ पे H+ और Cl-, तो ये आप ध्यान से देखिए H3BOH का होल थ्राइस बना रहा है, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या ना, जो H+ और OH- हुआ, चूंकि यहाँ पे ये ब्रेक ही नहीं किया, ये H+ और NO3- ये ब्रेक नहीं किया, तो ब्रेक नहीं हुआ तो H+ होता तो H2 में रिलीज होता। देखो अगर H+ होता, चूंकि ये ब्रेक नहीं किया, तो ये ब्रेक नहीं किया, तो अगर H+ होता तब H2 रिलीज करता ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है ना,
तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इसलिए HNO3 एक्ट करेगा एसिड की तरह। अगर देखिए HNO3 एक्ट करेगा एसिड की तरह कब करेगा, कब करेगा बताइए जरा। तो HNO3 एसिड की तरह तब एक्ट करेगा जब OH2 को रिलीज करे। अगर रिलीज नहीं करेगा तो वो एसिड के साथ, अगर एसिड तो एसिड की तरह बिहेवियर करेगा क्या। फिर से सुनिए गड़बड़ हो रहा है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एसिड है ना, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, वो कंसंट्रेटेड एसिड एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर HNO3 वुड हैव टू एक्टेड एज एसिड, अगर एसिड की तरह एक्ट करेगा तब करेगा ना जब क्या होना चाहिए, वहां से H2 रिलीज होना चाहिए, तब वो एक्ट करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 एसिड की तरह। अगर H2 रिलीज नहीं होगा तो एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। आया समझ में। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन लोग एक सुपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एसिड, एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इवन थ्रू वी कैन कीप, क्या हम लोग रख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन एल्युमिनियम वेसल में। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। तो सवाल कर रहा है कि एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इवन थ्रू क्या हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा के, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हम लोग एल्युमिनियम के वेसल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों रख सकते हैं बताइए जरा। आप ध्यान से देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब आप एल्युमिनियम को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप जब रिएक्शन कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो Al2O3 बनता है। तो पहले एल्युमिनियम क्या था, 0 में था, अब कितना में जा रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब 0 से +3 में जा रहा है तो ये H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, तो जब एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम आपका क्या है, एम्फोटेरिक, सुनोलेड जिनसालिया, एसन मींस टिन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, ये क्या है आपका एम्फोटेरिक है। और एम्फोटेरिक अभी जस्ट हमने बताया है कि एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, जिसमें एसिड एज वेल एज बेस दोनों का बिहेवियर शो करने का टेंडेंसी होता है, दोनों बिहेवियर शो करता है। अगर सामने वाला एसिड है तो वो बेस बन के उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, अगर सामने वाला एसिड है तो वो बेस बन के रिएक्ट करेगा, और अगर वो बेसिक है तो वो एसिड की तरह बिहेवियर शो करके उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो एल्युमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्युमिनियम तो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, जब एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। और जब Al2O3 बनाता है ना, तो जब आप ये वेसल्स लेते हो तो इस वेसल्स में Al2O3 का एक क्या होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, मींस ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करता है, तभी जस्ट आपको बता रहे थे कि एक लेयर की तरह बना लेता है। तो वो वेसल के साथ जब वो लेयर की तरह बनाएगा, एल्युमिनियम का वेसल है, ये लेयर जब बना लिया तो फर्दर अब क्या होगा, फर्दर अब ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, मींस फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। अब Al2O3 फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग रियल लाइफ में क्या देखते हैं ना, मैक्सिमम लोग मना करते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं खाने के लिए। क्यों खाने के लिए नहीं करते हैं, रीजन क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से क्या होगा
क्योंकि देखिए अगर आप खा रहे हो खाना, ठीक है, तो एल्युमिनियम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट किया तो Al2O3 बनाया साथ में। अगर यहाँ पे एक वेसल के साथ Al2O3 का लेयर बन गया, अब जब वो Al2O3 के साथ लेयर बन गया, तो अगर आप इसमें खाना खाते हो तो साथ में आप क्या खा लोगे, Al2O3 खा लोगे, जो आपके लिए क्या है, हानिकारक है ना, वो फायदा नहीं करेगा आपको। इसलिए आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना ना खाएं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रखोगे एल्युमिनियम वेसल को, देन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और एल्युमिनियम क्या फॉर्म कर लेता है, एल्युमिनियम Al2O3 के, एल्युमिनियम जो Al2O3 है वो Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है। इसलिए अगर आप इसमें भोजन करोगे तो साथ में आपका Al2O3 भी चला जाएगा, राइट। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ बोरोन फैमिली विथ हैलोजन। बोरोन फैमिली का हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा। देखिए आपको सिंपल बता देते हैं, कहीं भी बोरोन फैमिली दिखा तो बोरोन फैमिली में क्या क्या आता है बताइए हमारे साथ। बोरोन आता है बैगन आलू घासनीन थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही तो पांच तो है। जब ये पांच आया आपके पास, अब देखिए हमारा रिएक्शन हैलोजन के साथ होने वाला है। तो हैलोजन के साथ आप दिमाग में याद क्या रखना, आप खुद से बना सकते हो। क्या करना है, कैची ही तो चलाना है, क्रिस क्रॉस ही तो करना है। मीन्स आपको पता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम तक का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। और हैलोजन आपका X2 हो गया। X2 के जगह मीन्स आप हैलोजन के तौर पे क्या क्या ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब ले सकते हो। जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अगर बोरोन है तो बोरोन का हाइलाइट बनाएगा, गैलियम है तो गैलियम का हाइलाइट बनाएगा। मीन्स वो MX3 या BX3, अगर बोरोन है X2 के साथ BX3 बना रहा है, एल्युमिनियम X2 के साथ AlX3 बना रहा है, गैलियम X2 के साथ AgX3 बना रहा है। कैसे बना रहा है, बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 और इसका -1। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 3 और 1 लिख दिया और कैची चला दीजिए, कैची चला दीजिए। तो जब आप कैची चलाओगे तो क्या हो जाएगा, BX3, तो BX3 बन रहा है। उसी टाइप से एल्युमिनियम का भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, तो +3 होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का भी वही होगा LH3। गैलियम का भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, वो भी आपको क्या करेगा, क्रिस क्रॉस करोगे वहां से भी आ जाएगा क्या, GX3। इंडियम के भी केस में क्या होगा, वही होगा, क्योंकि इंडियम के केस तक आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। बट थैलियम के केस में जरा सा आप देखिए कि थैलियम के केस में क्या हो रहा है। ये थैलियम के केस में आपको बता चुके हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है थैलियम के लिए, हैवी एलिमेंट है। तो ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो थैलियम का +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो थैलियम क्या है इसमें, थैलियम तो +1 में है ना, और साथ में क्या है आपका X-, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड, आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से TLX बन जाएगा, थैलियम का हाइलाइट्स बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं, देखिए अब बोरोन का हाइलाइट्स, जे एडवांस प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, बट हो सकता है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि जो हाइलाइट्स ऑफ बोरोन बना, BF3, BCl3, BBr3, Bi3 मीन्स BX3 जो बना, उसका स्टेट क्या होगा। कहने का मतलब सॉलिड स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट होगा, किसका कौन सा स्टेट होने वाला है, सॉलिड स्टेट कौन होगा, लिक्विड स्टेट में कौन होगा, गैस स्टेट में कौन होगा, गैसियस स्टेट में कौन होगा। तो आपको बताना है, क्वेश्चन ये पूछ दे, सवाल पूछेगा तो कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्चुअली ये बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया है कि आप जैसे जैसे
ऊपर से नीचे आते हो तो क्या बढ़ता है? पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। और केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाए हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है? वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जब वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वेन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वेन डर वाल फोर्सेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका लॉजिक यही है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट मजेदार क्या है कि नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ रहा था, उसकी वजह से वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। तो वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा मीन्स चीजें अब पास पास आएंगे, मीन्स मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। ऊपर से नीचे आने पे पीरियोडिक टेबल में तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। तो बताइए जरा, मॉलिक्यूल्स पास पास किसके होते हैं? सॉलिड वाले का। सॉलिड का मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास में होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्कैपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है। तो ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होंगे, तो Bi3 जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। अब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मॉलिक्यूल्स इन द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में अब ये ज्यादा होगा, थोड़ा दूर दूर में होगा, मीन्स लिक्विड स्टेट में होगा Br3। अब BCl3 और BF3 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अब क्या हो गया? कम हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया तो वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गया मीन्स वो कैसा स्टेट है? गैस, क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अगर यहाँ पे गैस थोड़ा सा लीक कर जाए तो क्या होता है? आसानी से हर जगह डिफ्यूज कर जाता है, फैल जाता है। उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, मीन्स दूर दूर होते हैं, काफी पास नहीं होंगे, वो गैसियस स्टेट में होता है। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर में है, मीन्स BF3 और BCl3 क्या है? गैसियस स्टेट में। तो बोरोन का हाइलाइट्स अगर आपसे पूछे कि उसका कौन सा स्टेट होगा, तो आप दिमाग में रखेंगे कि वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, राइट? मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर पास पास, और वो सॉलिड स्टेट। फिर ऊपर जाओगे लिक्विड, फिर एकदम ऊपर चले जाओगे पीरियोडिक टेबल में, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, फिर गैसियस स्टेट में। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल से ऊपर से नीचे आओगे, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, वेन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। क्यों? व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। देखिए, एक सवाल और पूछता है। सवाल क्या है कि जितना भी ट्राई हाइलाइट्स बोरोन का है, लुईस एसिड का, जो ट्राई हाइलाइट बोरोन का है ना, वो सारा का सारा, जितना भी ट्राई हाइलाइट है बोरोन का, वो सारा का सारा लुईस एसिड है। अब सवाल है कि लुईस एसिड कहते किसको है? लुईस एसिड बोले तो क्या? लुईस एसिड बोले तो क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपको बता चुके हैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रॉन को जब पेयर में एक्सेप्ट करता है, दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो अब BF3 की बात करें तो BF3 में ऐसे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बैक डोनेट कर देगा, मीन्स बैक बॉन्डिंग कर देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग आपको पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, आप केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आप जब इसको डोनेट करेगा तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कि इसमें कमरा खाली है कि नहीं? आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p1। तो 1s2 2s2 2p1, S में 1 और P में 3 ऑर्बिटल। तो अब S की अगर बात करें तो आप यहाँ पे जाएंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे तो 2s हो गया और एक टोटल 3 हो गया, 1 2 3। अब एक एक करके भरते हैं, फिल करते हैं, तो एक घर तो खाली है, तो वो क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा। तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको बोरोन को देगा, और क्या हो जाएगा? बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी आ रहा है ना, तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आपको पढ़ाए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में
केमिकल बॉन्डिंग जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया गया था कि ओवरलैपिंग जितना ज्यादा अच्छा होगा उसका बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो टूपी टूपी है ना, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, सेम साइज का आदमी है, सेम साइज का बच्चा है तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा। एक बच्चा है एक बड़ा है तो ओवरलैपिंग कम होगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इतना ही पेन अगर रहेगा तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा ना। अब ये हमारा हाथ है तो ओवरलैपिंग, ये हाथ ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है। अगर एक हाथ मेरा है एक हाथ बच्चा का है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग कम होगा। तो ओवरलैपिंग कम होने की वजह से बैक डोनेशन कम करेगा, इस बैक बॉन्डिंग कम होगा। तो 2p 3p का BF3 से कम होगा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। ये आपका क्या है, ये आपका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है। फिर सबसे कम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, BI3 का। तो हमको चाहिए क्या, सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा। तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, तो बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आया अगर आप उसको पलट दें, क्योंकि लुईस एसिड कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करे। अब ये स्टेबल हो गया तो बैक बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी के लिए है, तो पेयर में एक्सेप्ट कौन करेगा, BI3 करेगा ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर सबसे कम है, 2p 5p है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो लुईस एसिड कैरेक्टर BI3 का, BBr3 का, BCl3 का, BF3 का। तो ये आज का हमारा सारा सेशन था। आज अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका काम है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि वो हर नीडी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। और आपको एक अमेजिंग लेक्चर मिल रहा है, हर नीडी स्टूडेंट जो बड़े बड़े कोचिंग एफर्ट नहीं भी कर सकते अपने दोस्तों को, देखिए मेरा मकसद है हिंदुस्तान का, भारत का हर वो बच्चा पढ़े, भारत का हर वो बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। फालतू का कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से क्वालिटी एजुकेशन। आप जेई नीट का तैयारी कर रहे हो, 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस लेवल का मिलना चाहिए आपको। तो हिंदुस्तान तभी ग्रेटेस्ट बढ़ेगा, इंडिया तभी ग्रेटेस्ट बनेगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपको एक काम करना है, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के शेयर करते जाइए, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को कहिए, वो अपने दोस्तों को शेयर करिए और पूरा हिंदुस्तान में फैला दीजिए। आपका काम है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ हर जगह शेयर करिए, अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका बेल आइकन आएगा, और बेल आइकन को जब आप हिट करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलने वाला है, और नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो पता लगेगा कि क्या चल रहा है, राइट। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोरल बूस्ट होता है। आप सब्सक्राइब करोगे जितना से ज़्यादा हमारा मोरल बूस्ट होगा, और उतना से ज़्यादा हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे, उतना से ज़्यादा आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट तैयार अच्छे से इजीएस्ट वे में आपको हर दिन कोशिश करेंगे कि सप्ताह में कम से कम 3 लेक्चर आए, 3 से 4 लेक्चर आए। अगर आप अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तभी तो आपका काम है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।